चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लंडन इक्वेशंस। ठीक है, इसके पहले हमने सुपर कंडक्टिविटी एक्सप्लेन किया है, मेसनर इफेक्ट को बताया है, टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर बताया है 3 लेक्चर्स में। ये सुपर कंडक्टिविटी लेक्चर सीरीज का हमारा 4th लेक्चर है और आज हम बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक लंडन इक्वेशन को डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही अच्छा है समझने के लिए। सुपर कंडक्टिविटी को कहा जाता है कि सुपर कंडक्टिविटी को समझने के लिए और सुपर कंडक्टिविटी में जो मेसनर इफेक्ट होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 साइंटिस्ट थे और दोनों सगे भाई थे, दोनों सगे भाई थे, एफ लंडन और एच लंडन। मैंने यहां लिखा है एफ लंडन और एच लंडन, 2 भाई थे। उन्होंने 1934 में सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी थी जिसे हम बोलते हैं लंडन थ्योरी। और इस थ्योरी को समझाने के लिए थ्योरेटिकली सॉल्व किया था 2 इक्वेशंस के साथ। तो इन्होंने 2 मैथमेटिकली इक्वेशन बनाया था और उन दोनों मैथमेटिकली इक्वेशन से इन्होंने सॉल्व किया था इस पूरे सुपर कंडक्टिविटी को। उसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं लंडन इक्वेशंस। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लंडन इक्वेशंस क्या होता है और सेकेंड लंडन इक्वेशन क्या होता है। तो जो हमारा फर्स्ट लंडन इक्वेशन होता है, जो एफ लंडन और एच लंडन ने बनाया था, वो बेसिकली क्या बताता है कि किसी भी सुपर कंडक्टर मटेरियल के अंदर जो रजिस्टिविटी होती है वो 0 होती है। जैसे हम डेफिनेशन में पढ़ते आए हैं उसी चीज को ये मैथमेटिकली प्रूफ किया जाएगा कि वाकई में सुपर कंडक्टिविटी के अंदर मैथमेटिकली रजिस्टिविटी 0 होती है कि नहीं। उसी को समझाने के लिए इन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया था, उसी को बोलते हैं फर्स्ट लंडन इक्वेशंस। ठीक है, अब आइए, कहा जाता है कि जो फर्स्ट लंडन इक्वेशंस हैं या कोई भी लंडन इक्वेशंस होता है, लंडन इक्वेशंस वो किसी न किसी एजम्पशंस पे बेस्ड होते हैं। आप यहां से इसे ये मत समझिए, अभी आप समझिए। तो जो लंडन इक्वेशन होता है वो किसी न किसी एजम्पशंस पे बेस्ड होते हैं। कोई भी इक्वेशन जब थ्योरी डेवलप की जाती है तो कुछ ना उसके एजम्पशंस माने जाते हैं। तो उसी तरह से जो लंडन इक्वेशंस बने उनके कुछ थ्योरीज थी। मैं बाद में आऊंगा फर्स्ट लंडन पे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन सुपर कंडक्टर। बेसिकली हम जानते हैं कि कोई भी सुपर कंडक्टर होता है इसमें 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रॉन और एक होता है हमारा सुपर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकेंड उन्होंने क्या कहा कि एट एनी टेम्परेचर द सम ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन एंड नॉर्मल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द मटेरियल। कि किसी नॉर्मल टेम्परेचर पे जो हमारा सुपर कंडक्टर होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन और जो नंबर ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या इक्वल होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि जब किसी भी सुपर कंडक्टर मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है तो अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन तो स्कैटर्ड होते हैं, लेकिन जो हमारे सुपर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अंदर स्कैटरिंग नहीं होती है, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन केवल अपने जगह पे एक्सिलरेट करते हैं। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसी पे हम फर्स्ट लंडन इक्वेशंस को डिराइव करते हैं कि जब किसी भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सुपर इलेक्ट्रॉन उनके अंदर स्कैटरिंग नहीं होती है, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन अपने जगह पे एक्सिलरेट करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि कोई भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जब आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड या किसी भी टेम्परेचर्स को अप्लाई करते हो तो जब तक वो टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे होता है तब तक तो वो सुपर कंडक्टिविटी मेंटेन रखता है और जैसे ही उसका टेम्परेचर टीसी के ऊपर जाता है वो एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन की तरफ बिहेव करने लगता है। इन्हीं सब 3-4 मेन एजम्पशंस के कारण ये नोट्स में बना है, आप देख लीजिएगा। के बेस के आधार पे लंडन ने अपना पहला इक्वेशन डिराइव करना स्टार्ट किया और लंडन का जो पहला इक्वेशन था उसको हम बोलते हैं फर्स्ट लंडन इक्वेशंस। आइए इसको डिराइव करते हैं। पहला इक्वेशन है आपका फर्स्ट लंडन इक्वेशन। ठीक है, मैथमेटिकल ही है। अब आइए क्या कहेंगे कि इन सुपर कंडक्टर में क्या होता है, जो कंडक्शंस का काम करते हैं वो कौन करता है, सुपर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कहते हैं कि इन सुपर कंडक्टर द कंडक्शन इज ओनली ड्यू टू सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। एज द टेम्परेचर इंक्रीज
द नंबर ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज while the number of normal electron is increase। आपको समझ में आ रहा है? यानी कि सुपर कंडक्टिंग के केस में जो भी करंट फ्लो होती है वो केवल और केवल ड्यू टू सुपर इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। क्लियर है? अब जो सुपर इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होती है वो सुपर इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट फ्लो होगी, अब वो कब तक होगी? जब तक कि उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे होता है। जैसे ही उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जाता है वो सुपर इलेक्ट्रॉन सुपर ना रह करके क्या हो जाता है? नॉर्मल इलेक्ट्रॉन। यानी कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर क्रिटिकल से नॉर्मल में जाता है वैसे वैसे आपके सुपर इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती जाती है और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि सुपर कंडक्टिविटी कब तक मेंटेन है? जब तक उस मटेरियल का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे है। ठीक है? तो इसलिए अब यहां से लिखेंगे एट, या ऐसे लिखो बिलो, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी द करेंट डेंसिटी, द करेंट डेंसिटी, क्योंकि तभी तक मेंटेन रहेगा। इसके एबव जाएगा तो इसके क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। चलिए करंट डेंसिटी का अब सपोज करिए हमने मान लिया कि यहाँ पे जो सुपर इलेक्ट्रॉन है, सुपर इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? -e। इसकी वेलोसिटी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं vs से। ठीक है? और हम मान लेते हैं कि जो सुपर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो n है। ये आपको मानना पड़ेगा कि जो सुपर कंडक्टर मटेरियल है उसके अंदर जो नंबर ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो स्मॉल n है। वो जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो vs मान लिया और उनका जो चार्ज है -e। तो करंट डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? करंट डेंसिटी J बराबर होता है -EnV। यही होता है। अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं सुपर कंडक्टिविटी, तो सुपर कंडक्टिविटी में करंट डेंसिटी को हम दिखा देते हैं GS से, यानी कि करंट डेंसिटी ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, E चार्ज है, N नंबर ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन और VS इज द वेलोसिटी ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है? अब हमने क्या करेंगे कि दोनों साइड को आप T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो dJs अपॉन dt दैट इज इक्वल टू -E तो कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, dVs अपॉन dt। ठीक है? यहां आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? n क्या है? n इज द नंबर ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन और vs इज द वेलोसिटी ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। अब क्लियर? अब चलिए, अब हमने क्या किया कि उस कंडक्टर जो हमारा कंडक्टर है जिसकी करंट डेंसिटी इतना है उसके ऊपर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो उसके अंदर सुपर इलेक्ट्रॉन है, एजप्शंस में ये बात बताई जा चुकी है कि जो सुपर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में स्कैटरिंग नहीं होती, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है? एसिलरेशन होता है। तो जब एसिलरेशन होता है तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड उस मटेरियल के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर जो सुपर इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर फोर्स, उस पर एक तरह का फोर्स लगता है और उस फोर्स के कारण वहां पे एसिलरेशन क्रिएट होगा। तो हम फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू -E। ठीक है? ये हो गया फार्मूला। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, E अप्लाई किया तो उसके ऊपर एक फोर्स लगा और वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? F इज इक्वल टू -E। अब फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एसिलरेशन दैट इज इक्वल टू -E। एसिलरेशन को आप वेलोसिटी के टर्म में क्या लिख सकते हो? m dvs अपॉन dt लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू -E। ठीक है? अब यहां से आप निकाल लीजिए dvs अपॉन dt दैट इज इक्वल टू -E अपॉन m, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? ओके। अब आइए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 देखिए क्या है। इक्वेशन 2 से जो dvs अपॉन dt की वैल्यू है वो ले जाके इक्वेशन 1 में क्या करना है? सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो आपका क्या बन जाएगा? djs अपॉन
dt दैट इज इक्वल टू माइनस ई एन और dbs अपॉन dt के जगह पे हमने रख दिया ई अपॉन एम दैट इज इक्वल टू djs अपॉन dt दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस ई स्क्वायर एन ई अपॉन एम। ये आपका आता है इक्वेशंस, और इसी इक्वेशंस को जो इक्वेशन नंबर 3 है हम बोलते हैं दिस इज फर्स्ट लंदन इक्वेशंस। यही आपका फर्स्ट लंदन इक्वेशन होता है। अब आइए कहते हैं कि फर्स्ट लंदन इक्वेशन क्या बताता है कि फर्स्ट लंदन इक्वेशन ये दिखाता है कि दिस इंडिकेट दैट अब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस, किसी भी सुपर कंडक्टर मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस जीरो होता है। तो अब आप आइए इस इक्वेशन को समझिए। ये आपका करंट डेंसिटी है Js, चेंज इन करंट डेंसिटी। अब इधर आइए, E आपकी कांस्टेंट है, N आपका कांस्टेंट है, M आपका कांस्टेंट है। जो करंट डेंसिटी है वो करंट डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? वो करंट डेंसिटी टोटल केवल डिपेंड करती है E पे, क्योंकि बाकी ये सब चीजें क्या है? कांस्टेंट है। और E के अंदर कहीं रेजिस्टेंस है? नहीं है। इसका मतलब कि जो करंट डेंसिटी है वो किसी भी हालत में इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। यानी जो करंट डेंसिटी है इसमें आपको कहीं भी रेजिस्टेंस का टर्म नहीं दिख रहा है। इसका मतलब करंट डेंसिटी का रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। यानी इस केस में जो करंट डेंसिटी है वो रेजिस्टेंस से क्या है? इंडिपेंडेंट है। यहाँ रेजिस्टेंस है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि करंट डेंसिटी जे रो, यहाँ पे क्या करंट डेंसिटी का जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है? जीरो है। इसका मतलब कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। लेकिन कहा यह भी जाता है कि आप कभी कभी आप देखेंगे कि यदि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर के ऊपर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड न लगाएं तब भी वहां करंट फ्लो हो जाती है। कहते हैं कि भाई यदि आप क्यों फ्लो हो जाती है? क्यों इसलिए फ्लो हो जाती है क्योंकि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस तो होता नहीं है कि जो उसका विरोध करे, तो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप मूव कर जाते हैं। यानी कि यदि किसी सुपर कंडक्टर के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करेंगे तब भी करंट फ्लो कर जाती है कभी कभी। क्यों? क्योंकि सुपर कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होता ही नहीं है जिसको अपोज करें। तो इसको आप कैसे समझिए? मान लीजिए हम देखते हैं कि करंट फ्लो होता है कि नहीं। सपोज करिए E बराबर आप पा लीजिए जीरो, कि हमने कोई हमारे पास सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ही नहीं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो ये टर्म आपका पूरा साइड क्या हो जाएगा? E की वैल्यू रखिए जीरो, तो ये आपके जब E की वैल्यू आप रखेंगे djs अपॉन dt दैट इज इक्वल टू क्या आएगा? जीरो। यानी Js आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यानी यदि आप किसी भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल पे यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करेंगे उसके बावजूद भी वहां पे कांस्टेंट करंट फ्लो करती रहती है। क्यों? क्योंकि किसी भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस नहीं होता है। यदि रेजिस्टेंस होता तो वो अपोज करके उस करंट को क्या कर देता? जीरो कर देता। लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस होता ही नहीं है इसलिए वहां पे करंट जो है बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के ही एक कांस्टेंट करंट फ्लो करती रहती है। ठीक है, तो इस तरह से लंदन ब्रदर्स ने अपने फर्स्ट लंदन इक्वेशंस में ये प्रूफ कर दिया कि किसी भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। और यही फिजिकल सिग्निफिकेंस है लंदन इक्वेशंस का। जब आप वाइवा वगैरह देंगे तो पूछा जाता है कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट लंदन इक्वेशन, तो आप यही कहते हैं कि द फर्स्ट लंदन इक्वेशंस इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस इन सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। ओके, आपके लिए इतना ही। थैंक यू।